हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पिछले 4-5 दिनों से लगातार जब से एचपीएससी ने जारी किया है एग्ज़ाम शेड्यूल, 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। एचपीएससी पीजीटी मैथ्स सब्जेक्टिव पेपर होगा, डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये बात आपको अच्छे से मालूम हो चुकी है। अब सवाल बार बार ये आ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें। 30 दिनों का समय रह गया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जल्दी ही इस पर एक वीडियो बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या प्लानिंग बनानी है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और बार बार आप कमेंट में मैंने देखा है और आप बार बार फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर कौन सी बुक्स को फॉलो करें। पिछली बार जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, किस तरीके से वो पढ़े थे। अगर आप पिछले साल का भी वीडियो हमारा देखेंगे, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम का रिजल्ट आया था तो उस वक्त भी मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखकर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किए थे और उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर्स में अपन ये डिस्कस करेंगे कि अपन 30 दिनों की क्या प्लानिंग करें। एचपीएससी पीजीटी मैथ्स सब्जेक्टिव पेपर की 30 डेज का क्या प्लान रहने वाला है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और पढ़ने का क्या तरीका है। ऐसा क्या तरीका है जो पिछली बार वैकेंसी जब आई थी, पिछले बार का जो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स ने क्या मेथड अपनाया था, किस तरीके से पढ़ाई की थी, कैसे उन्होंने 18 में से 14, 15, 13, 12 क्वेश्चंस किए थे और उनका अच्छे नंबर आए थे और साथ के साथ उनका सिलेक्शन भी हुआ था। ये सब बातें कैरी करते हुए आगे बढ़ाते हुए अपन आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार अपने को पिछले पेपर को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब पिछली बार एग्जाम हुआ था वो फर्स्ट टाइम एग्जाम था, स्टूडेंट उन गाइडेंस पे चल रहे थे, उस तरीकों को फॉलो कर रहे थे जिस तरीके से अपन ने उनको यूट्यूब पर गाइड किया था। अब बात ये आती है कि सर एक बार एग्जाम हो भी चुका है, पिछली बार के एग्जाम को देखते हुए और आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें क्या तरीका अपनाना है। पिछली बार पहली बार एग्जाम था, स्टूडेंट ने जो तरीका अपनाया था उस तरीके से उस पेपर को देखते हुए कुछ नई चीज़ें हमें इनपुट करनी है, कुछ गलतियां हुई हैं उनसे सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है और उस पेपर को देखकर हमें अब नया क्या करना है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो 30 डेज का क्या प्लान रहेगा, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, पढ़ने का क्या तरीका है, इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया बुक्स की। सबसे पहले बात करते हैं 11th-12th बुक्स की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की बुक्स की बात करेंगे। मैं आपको वो सारी बुक्स बता देने वाला हूँ जहाँ से अपना सिलेबस कवर होता है। क्योंकि बार बार आप यही पूछ रहे हैं सर बुक्स बताइए, बुक्स बताइए, पहले बच्चे क्या बुक्स पढ़ के पिछले एग्जाम्स में गए थे और अब हमें क्या पढ़ना है। भैया उन्होंने कुछ नई बुक्स नहीं पढ़ी थी, जो हम लोगों ने यूट्यूब पर गाइड किया था वही बुक्स को उन्होंने फॉलो किया था और आपको भी वही बुक्स फॉलो करनी है। अब इंपॉर्टेंट ये रह गया है कि सर कौन सी बुक से क्वेश्चन पेपर आया था, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये बुक पढ़ लो भैया, ये एक ही बुक बहुत है, पूरा पेपर इसी से आया था। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आए थे, सिलेबस से आए थे। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी, आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर थे और आपने कितनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया था, रिवीजन किया था, अभ्यास किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस किया था, रिवीजन किया था। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सभी को आते हैं, सभी एस्टेट क्वालिफाइड करके आए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले भी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये है मूल मंत्र इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं 11th-12th की बुक्स। सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं। शायद ही कोई ऐसा पीजीटी मैथ लेक्चरर होगा हरियाणा का जिसने इन दो बुक्स को ना देखा हो, ना पढ़ा हो, ना पढ़ाया हो। तकरीबन हरियाणा में सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक्स हैं। तकरीबन सभी अपने क्लास में स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर इन दो बुक्स को फॉलो करते हैं। ये 2 वॉल्यूम में आती है, 11th क्लास का वॉल्यूम 1, 12th क्लास का वॉल्यूम 1 और 2। कहने का मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है, फाउंडेशन बुक है, एडवांस बुक नहीं लेनी आपको, फाउंडेशन बुक 11th क्लास की फाउंडेशन की बुक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसका वॉल्यूम 1 है, यानी कि 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसी प्रकार 12th क्लास में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो आपको इन 2 बुक्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बुक को अलग से पढ़ने का समय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लूँ क्या। अगर आप ये 2 बुक्स पढ़ लेते हैं 11th क्लास की, 12th क्लास की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो एलिमेंट्स
ये वाली बुक्स पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी बुक्स इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ये दो बुक्स पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स की बुक जरूर पढ़नी है। प्लस आपको एक अलग से बुक भी आती है एग्जाम्पलर के नाम से, एग्जाम्पलर के नाम से। तो आप देखिए दो बातें हैं, अगर आप ये इन दो बुक्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम्पलर की बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इन दो बुक्स में क्या है, हर चैप्टर के एंड में, जैसे ही कोई चैप्टर एंड होता है उस चैप्टर के एंड में HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, उसमें 17-18 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर्स के अंदर, डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जब उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के एंड में, जैसे फला क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उस क्वेश्चन के एंड में यानी कि उस स्टेटमेंट के एंड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं आप उनको जरूर करके जाएं, मतलब कि इन दो बुक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अलग से ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अलग से ऑलरेडी ये वाली बुक्स हैं तो इसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये दो बुक्स 11th और 12th के लिए सफिशिएंट है ना। दोनों वॉल्यूम बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब बार बार आपके मन में एक सवाल आ रहा है, मैं समझ चुका हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सर RD शर्मा बुक है मेरे पास, क्या मैं वो बुक पढ़ सकता हूं। देखिए ऐसे में दो बातें हैं, अगर आप RD शर्मा बुक पहले से पढ़ते लगातार आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एज स्टूडेंट एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बुक्स आपकी एक अच्छे तरीके से उस पर कमांड हो चुकी है, तो आप उस बुक को फॉलो करके उसका रिवीजन कर सकते हैं RD शर्मा बुक का। लेकिन आपने RD शर्मा बुक कभी देखी नहीं, देखने से मेरा मतलब है, देखिए दो तरह की बातें हैं, एक बुक खरीद लेना और एक बुक को पढ़ लेना। आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने RD शर्मा बुक खरीद तो लिए लेकिन कभी उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, तो ये गलतफहमी होती है कि मेरे पास RD शर्मा बुक है, मैंने RD शर्मा पढ़ी हुई है। नहीं भाई, बुक खरीदना और बुक को कंप्लीट करना ये डिफरेंट बात है। अगर आपके पास RD शर्मा बुक है, उसको अच्छे से पहले कभी पढ़ा हुआ है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन आपके पास बुक तो ऑलरेडी है लेकिन कभी आपने उसको पूरा पढ़ा ही नहीं, शुरुआत के एक दो चैप्टर पढ़े, 2-4 पेज पढ़े और उसको बंद करके एज इट इज नई की नई रखी हुई है इतने सालों से, वो तब उसको छेड़ेंगे तो इतने कम समय में वो पूरी नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर RD शर्मा बुक पहले से पढ़ी हुई है, काफी बार पढ़ चुके हैं आप, उसका रिवीजन करिए, बेस्ट रहेगी वो। अदरवाइज इन दो बुक्स को फॉलो करें क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबकी पढ़ी हुई है, मल्टीपल टाइम्स अपन इसको पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं एज ए टीचर। तो क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट का कमांड होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पढ़े हुए हैं तो इन बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने की, बोले तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की। कहीं ऐसा ना हो आपने ये स्ट्रेटेजी बना रखी हो कि भाई मैं पूरा चैप्टर ही करूंगा फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करके ही नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, तो भैया सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप 2-4 चैप्टर में ही करके पूरे 30 दिन खराब कर लेंगे। उस 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या, प्लानिंग क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, सारी बात बहुत काम की रहने वाली है। कुछ ऐसे पॉइंट्स टिप्स मैं आपको दूंगा जरूर जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो 11th-12th की ये 2 बुक्स पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं सबसे बढ़िया रहने वाला है। इनके अलावा कुछ अदर बुक्स अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो उनको फॉलो करें। मेरे कहने का मतलब है अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कहां से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, तब इनको पढ़ें। और इनके अलावा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अदर बुक्स पढ़ी हुई है, जैसे अरिहंत की बुक्स है, RD शर्मा है, दिनेश पब्लिकेशंस की, प्राइवेट पब्लिकेशंस की अच्छी बुक्स आती हैं, वो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो उनको रिवीजन करें। कहने का मतलब जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करें, उसी बुक को फॉलो करते चलें। अदरवाइज नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तब इनको फॉलो करते हुए चले। ओवरऑल बात मतलब ये निकल के आता है 11th-12th से कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है 30 दिनों में, ये चर्चा अपन नेक्स्ट आगे करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो ये बात होगी 11th-12th की, करेक्ट। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ग्रेजुएशन की लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि जो सिलेबस अपने पास आया है, अगर उस पूरे सिलेबस को देखें ना, तो उस पूरे सिलेबस को देखें तो भैया 11th-12th, अगर 11th + 12th की बात करें
तो लगभग 70% से लगभग 70% सिलेबस 11-12 का था। ये बात मैंने पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तभी मैंने बताया था। और लगभग 30% ग्रेजुएशन का आता है। लेकिन इस बार जो पेपर आया था ना, सब्जेक्टिव पेपर जो आया था, जो 17 दिसंबर 2023 को हुआ था शायद, तो मेरे दोस्त पिछले पेपर को अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 से 85% 11-12 आया था। 80 से 85% 11-12 आया था। तकरीबन 1-1.5 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो ग्रेजुएशन के थे। तो 11-12 से पिछली बार 80 से 85% आया था। तो अगर पिछले पेपर को पैटर्न को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 11-12 पर करना है। तो ग्रेजुएशन को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर आपने 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, रिवीजन किया हुआ है आपका, तब आप ग्रेजुएशन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, कई दिनों के बाद शुरुआत कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर ना एंट्री करें, पहले 11-12 कवर करें। मतलब पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन भी आप कम समय में जल्दी कर पाएंगे। तो इस पैटर्न पर पिछली बार इस पैटर्न पर पेपर आया था दोस्त, और पूरे सिलेबस को देखें तो 70+30 का रेशियो है। करेक्ट। तो लीनियर अलजेब्रा की ये बुक्स आपको पढ़नी है। और जब भी आप ग्रेजुएशन की कोई भी बुक पढ़ें, इस बात को आपको मैं पहले ही बता देता हूं, सावधानी ये रखनी है कि सिलेबस अपने सामने रखें। कहीं ऐसा ना हो अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट कर दें, चैप्टर 1, 2, 3 सारा, और बाद में पता चले यार ये कॉन्सेप्ट तो सिलेबस में नहीं था, हमने तो यूं ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो बुक्स मैं ग्रेजुएशन की बताने वाला हूं, हमेशा अपने सिलेबस को पैरेलली अपने पास, अपने टेबल पर बुक्स और उसके साथ में सिलेबस अपने पास रखें। सिलेबस के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट पढ़े, जो सिलेबस में नहीं है उसको ना पढ़ें। करेक्ट। तो ये वाली बुक्स आपको सबसे बेस्ट रहेगी। जीवन सेन पब्लिकेशन की बुक्स है। कॉलेज लेवल पर अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट रहे हैं कॉलेज के, तो ये बुक्स आपने जरूर पढ़ी होगी। 2 ही बुक ज़्यादा चलती है, एक तो जीवन सेन पब्लिकेशन की, एक लक्ष्मी पब्लिकेशन की। तो जीवन सेन पब्लिकेशन की ये बुक ऑलमोस्ट प्रोफेसर कॉलेज के लेक्चरर यही पढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करें स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इस बुक के अंदर, इस बुक को सारा नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बता रहा हूं। इसमें एक चैप्टर आएगा, एक शायद चैप्टर नंबर 5 है और एक चैप्टर नंबर 9 है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर नंबर देख लेना भैया, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और इन 2 चैप्टर्स को भी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कल या मॉर्निंग में आज किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है क्या। पिछली बार इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी। आपको लिमिटेड पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस इनवर्स या उससे कहीं आगे जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको लिमिटेड पढ़े, है ना। उसके बाद करें नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस बुक को पढ़ने से आपका नंबर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, नंबर थ्योरी वाला चैप्टर कवर होगा। मतलब इस बुक में आप पूरा नहीं पढ़ना है, जहां जहां आपको काम का है वही चीज़ पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप जाएंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शंस की चीज़ें भी है आपके सिलेबस में, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरीके से। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन की चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल होती है। और ये सब चीज़ें आपको लेकर चलनी है ना, इस तरीके से आपको फॉलो करना है इस बुक को। नेक्स्ट रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस बुक के अंदर पूरा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ रिलेटेड है, मेनली एनालिटिक फंक्शंस, है ना। तो ये एनालिटिक फंक्शंस और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम्स वगैरह, उनको पढ़ना है। करेक्ट। उसके बाद सीक्वेंट एंड सीरीज। तो इसके अंदर एक चैप्टर आएगा टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। तो वहां पर बोल जाना विट्रास थ्योरम, हेनरी बर्ल थ्योरम एक्सेट्रा थ्योरम्स है, प्रूफ है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसमें एक चैप्टर आएगा टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, और कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसके अंदर आपको थ्योरम्स मिलेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही पढ़ना है, सारा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो MSc की बुक्स में होते हैं, तो वो आपके सिलेबस में तो है, लेकिन ये सारी बुक्स मैं ग्रेजुएशन की बता रहा हूँ, BSc लेवल की। तो ग्रेजुएशन की ही मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़नी है। MSc लेवल्स के 1-2 टॉपिक्स वगैरह आते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस वगैरह, वो चीज़ें हमने पिछली बार कोर्स में तो पढ़ाया था, लेकिन अब इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर तो हो नहीं रहा, इसलिए हमने कोर्स लॉन्च ही नहीं किया। ये बात हमें पहले से ही भनक लग रही थी भाई इस बार डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, तो मैंने आपको पहले भी सावधान किया था कि सब्जेक्टिव हिसाब से तैयारी करें। तो अगर आपने वो आज से 25 दिन 30 दिन पहले वो चीज़ें अगर सब्जेक्टिव पेपर को फॉलो किया होता तो काफ़ी फ़ायदा रहता, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लगे रहे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को छोड़ना, सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। तो ये थी आपकी बुक्स। तो आपको मैंने मैक्सिमम बुक्स के बारे में सारा बता दिया है। आप कोई भी कमेंट करके ये नहीं बताएगा, कोई कमेंट करके ये नहीं पूछेगा कि सर मैं RD शर्मा बुक पढ़ लूँ क्या, या मैं अरिहंत की बुक पढ़ लूँ क्या, या इनके अलावा कोई और बुक पढ़ लूँ क्या। जो बुक्स मैंने बता दी हैं वो सफिशिएंट हैं,
इससे ज़्यादा और बुक्स को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपका। मुझे लगता है बुक्स को लेकर जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका है, करेक्ट। अब बात करते हैं 30 दिन की प्लानिंग कैसे करें। भाई 30 दिन बचे हैं तकरीबन, तो इन 30 दिनों में कैसे पढ़े। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दो मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले सिलेबस कवर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होता है रिवीजन। चाहे एग्जाम कुछ भी हो, कैसा भी एग्जाम हो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के। सबसे पहला पॉइंट, वो सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए आपका। दूसरा पॉइंट, उस सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए आपका। अगर इन दो में से कोई एक भी चीज की कमी रहेगी, एग्जाम नहीं निकलेगा। पहला सिलेबस कवर होना चाहिए, दूसरा रिवीजन होना चाहिए। ये दो मुख्य बिंदु होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के। कहीं ऐसा ना हो सिलेबस कवर एग्जाम के एंड तक, एग्जाम से एक दिन पहले तक आप सिलेबस कवर करने में लगे रहे और बाद में एग्जाम से एक दिन पहले आपको फिर घबराहट हो जाए कि यार देखो मैंने आज से 20 दिन पहले ये चैप्टर पढ़ा था, वो तो मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो टेंशन में आ जाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, घबराहट होगी आपको। तो इन दो बातों का ध्यान रखें, सिलेबस पूरा करना है प्लस रिवीजन। तो कहने का मतलब अपन इस 30 दिन के जो प्लान है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। वीक 1 बोले तो पहला सप्ताह, 4 सप्ताह मतलब 28 दिन में अपन टुकड़े कर लेते हैं, इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं, है ना। तो पहला अपने पास रहेगा वीक 1, फिर अपने पास रहेगा वीक 4, मतलब मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, W1 W2 और W3 और W4। मतलब 30 दिन को अपने 4 वीक में डिवाइड कर लिया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो आपको मैं पहले एक बात बता के रख दूं कि वीक 4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वीक 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्त, रिवीजन करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्त, रिवीजन करना है। रिवीजन ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इन 3 सप्ताह को अपन क्या करने वाले हैं, इन 3 सप्ताह में अपन सिलेबस को कवर करेंगे। जो अपना सिलेबस है ना, उस सिलेबस को अपन कवर करेंगे। कहां, इन 3 सप्ताह के अंदर। ये 3 सप्ताह जो अपने रहने वाले हैं वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, सिलेबस को कवर करने को लेकर रहेंगे। लास्ट के 4 वीक में रिवीजन करना है। तो मैंने बोला 2 बिंदु होते हैं, सिलेबस कवर करना और रिवीजन करना। तो लास्ट के 4th वीक में कुछ भी चीज नई नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। कई लोग सोचते हैं यार मैं 2 दिन में रिवीजन कर लूंगा, मैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं। नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। कॉन्फिडेंस तब आएगा आपका, है ना। एक बार रिवीजन कर लिया, अभी 2-3 दिन बच रहे हैं और रिवीजन कर लो। तो 22 तारीख का एग्जाम है, तो 20 तारीख तक आपको सारा चीजें रिवीजन करके रेडी रहना है। 21 तारीख को ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, कम से कम पढ़ना है 21 तारीख को। मतलब 21 तारीख को आप ये ना सोचो कि यार मुझे तो आज 10 चैप्टर रिवीजन करना है या मुझे कुछ नई चीज पढ़नी है। नहीं, 21 तारीख को रिलैक्स रहे, हल्का फुल्का पढ़ें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार मेंबर से बातचीत करें, रिलैक्स रहें। लास्ट वाले दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, 21 तारीख की। अब बात करते हैं दोस्त कि इनको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको इन 3 सप्ताह में पूरे सिलेबस को एक तरीके से पढ़ लेना है, गो थ्रू हो जाना है। सपोज करते हैं आपने वीक 1 में ये तरीका अपनाया कि सर मैं वीक 1 में पहले 4 चैप्टर या पहले 5 चैप्टर या 6 चैप्टर, अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आप इन पहले सप्ताह में कितने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। 4 कर सकते हैं, 5, 6, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप टाइम कम देखें तो आपको एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर्स कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं या कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, सारा समय पूरा दिन पढ़ाई पे देते हैं, तो अपने पूरे शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जो भी आपका शेड्यूल है, मतलब आपका जो डे 1 है, उस डे 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले पार्ट्स में आपने जो चैप्टर पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कुछ डिफरेंट चैप्टर पढ़े। कहीं ऐसा ना हो एक दिन में ही पूरे चैप्टर को लगा दे, फिर अगले दिन भी उसी चैप्टर में लगे रहें, फिर बाकी चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे। तो आपका चाहे पास पूरा दिन हो, या दिन के 4 घंटे हो, या दिन के 8 घंटे हो, या दिन के 10 घंटे हो, जो भी आपका जैसा भी आपका शेड्यूल है, क्योंकि हर एक का अलग अलग तरीका होता है, हर एक का अलग अलग कंडीशंस होती है, सिचुएशन होती है। कोई पूरा दिन भी पढ़ सकता है, खाली रहता है, जॉब नहीं करता है। कुछ ऐसे हैं जो हाउस वाइफ हैं, जिनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इतना टाइम नहीं दे पाती है। चाहे आपके पास 4 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, चाहे कितने भी घंटे हो, जो भी शेड्यूल है आपका उसको 2 भाग में बांट लें। पहले भाग में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट भाग में दूसरा चैप्टर पढ़े।
क्योंकि आपके पास मान लीजिए दिन में 4 ही घंटे हैं और आपने 4 घंटे में ही पूरा चैप्टर पढ़ने में लगा दिया, उसके अगले दिन भी उसी चैप्टर में फंसे हुए हैं, उसके अगले दिन भी उसी चैप्टर में फंसे हुए हैं, तो पूरा सिलेबस आप नहीं कवर कर पाओगे दोस्त। समझ पा रहे हैं ना? तो अपनी स्ट्रेंथ, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करें। हर एक का टाइम टेबल अलग अलग होता है, हर एक का शेड्यूल अलग अलग होता है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो अपने सिचुएशन, अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाए। किसी से ना पूछे यार तू कितना घंटे पढ़ रहा है, वो कह रहा है मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर आप कह रहे हो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है 2 घंटे का भी, तो आप फिर उस चीज़ को अलग तरीके से नेगेटिव अप्रोच में चले जाएंगे। तो पॉजिटिव रहें, जैसा भी शेड्यूल है, जैसा भी टाइम है, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। तो अपने को अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल को 2 भाग में पढ़ लेना है, और हर पहले भाग में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको उसी वक्त फिनिश करके नेक्स्ट पार्ट में अलग चीज़ में जाएं, अदरवाइज ये सिलेबस आपसे पूरा नहीं होगा फिर। अब बात तो आती है कि सर ठीक है, हमने पूरे 30 दिन को प्लान को 4 भाग में बांट लिया है, डे 1 अपन ने, और जो भी दिन भर का शेड्यूल रहेगा उसको 2 भाग में बांट लिया है ना। अब पहले भाग में जो चीज़ पढ़नी है वो सारा फिनिश करना, उसके बाद नेक्स्ट भाग में अलग चीज़ पढ़नी है। अब बात ये आती है कि सर अब आप कोई फला मान लेते, एक राम नाम का स्टूडेंट है, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, ठीक है, और उसने 30 दिन की प्लानिंग बना ली है, और उसने देख लिया कि सर मेरे पास एक दिन में पढ़ने के लिए 8 घंटे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके पास 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वो कहता है सर मेरे पास पढ़ने के लिए 8 घंटे हैं, मैं सारा दिन पढ़ाई पे रहता हूँ, जो मैं करता था उसको मैंने 1 महीने के लिए छोड़ दिया, या जो काम करता था उसको मैंने डिले कर दिया, सारा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, राम नाम का स्टूडेंट अपने 8 घंटे को 4 और प्लस 4 2 भाग में बांट लेगा। अब वो पहले 4 घंटे में, यानी कि पहले भाग में कोई चैप्टर पढ़ रहा है, सपोज करो वो पहला ही चैप्टर पढ़ रहा है, सपोज करो वो चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ रहा है, तो वो चैप्टर नंबर 1 को कैसे पढ़ेगा, क्या तरीका अपनाएगा। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी के लिए काम आएगी, चाहे उसके पास कितना भी टाइम हो पढ़ने के लिए। सपोज कीजिए आप चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं दोस्त, तो चैप्टर 1 में आपके पास पढ़ने के 4 घंटे हैं। तो मान लीजिए आपने चैप्टर 1 की शुरुआत की, तो दोस्त मेरे पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, पहले 60 मिनट यानी कि पहले घंटा, पहले 60 मिनट्स यानी कि पहला जो घंटा आपके पास रहेगा, उस पहले घंटे में आपको ये नहीं कि पेन उठाया, पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया पागलों की तरह, नहीं, स्ट्रेटेजी दिमाग से प्लानिंग बना के करनी है। पहले 60 मिनट में, पहले घंटे में पूरे चैप्टर को गो थ्रू हो जाना है। सपोज कीजिए आपने आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक है और पहले चैप्टर मान लीजिए उस पहला चैप्टर 45 पेज में समाप्त होता है, पहला चैप्टर 45 पेज में खत्म होता है, सपोज करते हैं। तो पहला जो घंटा आपके पास है, उस पहले घंटे में आपको सिर्फ यही देखना है कि उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना। अपने पास एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, 4 का भी, 5 के 2 आए थे, है ना, 6 के 4 के, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले घंटे में दोस्त, मेरे पहले घंटे में आपको पूरे चैप्टर को एनालिसिस कर लेना है, इन द सेंस कोई नया फॉर्मूला है जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको पेपर पे, एक सिंगल पेपर पे लिख लो। जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेन पेपर अपने पास रखें, हमेशा आपके पास पेन पेपर हमेशा होना चाहिए। तो आपके पास जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले 1 घंटे में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो आपका लगता है सर मैं तो ये तो फॉर्मूला बहुत आसान है, मुझे सालों से याद है, तो उसको ना लिखें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ये फॉर्मूला मुझे आता है, मैं भूलूंगा नहीं। छोटे बच्चों की तरह उसको हर एक चीज को नहीं लिखना है। तो जो डिफिकल्टी आपको लगे कि मुझे लगता है कि सर मैं ये भूल सकता हूँ, ये फॉर्मूला बार बार मैं भूल जाता हूँ, तो उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लिख लें। या कोई नई ट्रिक्स या कोई ऐसा नया रिजल्ट है जो आपके लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लिख ले। तो पहले 1 सप्ताह में पहले 1 घंटे में पूरे चैप्टर को ठीक से एनालिसिस कर ले। उसका फायदा पता क्या रहेगा? उसका फायदा ये रहेगा, आपको पहले 1 घंटे में कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले हैं, इस प्रकार का पैटर्न है क्वेश्चंस का, 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले 1 घंटा में आपका एनर्जी आ जाएगी आपके, मतलब आपने 40 से 50% काम तो पहले 1 घंटे में ही कर लिया, इसका मतलब। अब बचे हैं 3 घंटे और। मैंने बोला कि पहले 1 घंटे में आपको पूरे चैप्टर को एनालिसिस करना है। अब बच रहे 3 घंटे, क्योंकि मैंने 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स बनाए हैं। अब अगले 3 घंटे में क्या करना है वो बात पर ध्यान दीजिए। अगले 3 घंटे में मेरे दोस्त कम से कम 20 क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है आपको।
कहने का मतलब चाहे आप चैप्टर कोई भी उठाएं, छोटा बड़ा जो भी, हर चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करना। 20 तो मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिए, अगर आपको लगता है कि सर मुझसे 20 क्वेश्चन नहीं होंगे तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन जरूर करें। 15 से 20 का टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि अगर छोटे क्वेश्चन है, चैप्टर छोटा है तो आप 20 भी कर सकते हैं, चैप्टर अगर बड़ा है तो आप 15 भी कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज लेके चले, जैसे एग्जाम में 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं ना, जिस प्रकार एग्जाम में 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं, तो अभी से अगले 30 दिन वो 3 घंटा फील करना शुरू कर दो। ये सोचो कि मेरे पास एग्जाम में बैठा हूं 3 घंटे, में 3 घंटे को कैसे बेस्ट यूज करूं। अगले 30 दिनों के लिए 3 घंटे को अपने अंदर उतार लो कि मैं टेबल पे बैठा हूं, मेरे पास पेन है, पेपर है और 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं मेरे को, और वो अच्छे तरीके से करना है। तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसको शॉर्ट में ना करें कि जल्दी से आंसर आ जाए, नहीं। यहां पर आपका ये चेक नहीं होगा कि आपको कितनी जल्दी आंसर किया आपने, आपका चेक ये होगा कि आपने कितनी स्टेप्स लिखी हैं और कितनी स्टेप जो लिखी हैं वो सही लिखी हैं। पिछली बार भी मैंने आपको गाइड किया था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टेप से जब दूसरी स्टेप में जा रहे हैं तो एक स्टेप में दूसरी स्टेप में जाने पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, क्या रिजल्ट इस्तेमाल हुआ। एक स्टेप से जब आप दूसरी स्टेप में जा रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दे कि मैंने फला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, मैंने फला रिजल्ट इस्तेमाल किया है। ये बात मैंने पिछली बार ही बताई थी। बहुत से बच्चे इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये देखेगा कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप कैसे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, तब आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन को एक पेज में समाप्त करना है, कोई क्वेश्चन एक पेज का है और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है दोस्त, 10 में से 10 नंबर मिलेंगे पूरे। तो यही कह रहा हूं कि पहले 1 घंटे में पूरे चैप्टर को एनालिसिस करना है, अगले 3 घंटे के अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करने हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया उसी पे 15 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि आपको पहले एक घंटे में आपको यही ऑब्जर्व करना है कि देखो भाई इस पूरे चैप्टर में ये 6 से 7 कॉन्सेप्ट हैं और इन कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूले हैं और ये क्वेश्चन बन सकते हैं 4 नंबर का, 6 नंबर का या 5 नंबर का। तो हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है, सपोज करो एक चैप्टर में 8 कॉन्सेप्ट है, तो उन 8 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपको करना है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन कर लिए, बाकी कॉन्सेप्ट रह गए। और कई बार हमें ये भी लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मैं ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुका हूं। जैसे एक चैप्टर आता है मैट्रिक्स का, उसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस होती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उनको मैट्रिक्स मेथड से यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालकर सॉल्यूशन निकालने होते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको आता है ये। लेकिन अगर आपको इतना ईजी इस क्वेश्चन को समझकर आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, तो एक बार इस इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करके देखें। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार भी आया था। तो जो आपको ज्यादा आसान लग रहा है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें 2 से 3 पेज भरते हैं और बहुत आसान लग रहा है, उसको जरूर करके देखें, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो सकती है और वो गलती आपको अभी रिमाइंड करा देगी कि देखो भाई एग्जाम में नहीं, ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। अभी तो कोई बात नहीं, हो गई, सुधार लेंगे इसको। तो अगले 3 घंटे में आपको 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करने हैं दोस्त, और हर एक कॉन्सेप्ट के करने हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के करने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसके पीछे लिखा हुआ है, ये बात मैंने पिछली बार भी बच्चों को बताई थी और उनके काम आई थी। वो कुछ लोग इस बात को शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैंने पिछली बार उनको पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया, तो वो फॉलो करके आए थे इस चीज को। तो ये आपको मैंने बता दिया, वो 30 डेज का प्लान 4 भागों में बांटेंगे। पहले 3 वीक में अपन क्या करेंगे दोस्त, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लास्ट के 4th वीक में रिवीजन करेंगे। और एक बात और रह गया, प्रीवियस ईयर पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, वो सब्जेक्टिव पेपर आप रिवीजन के यानी कि 4th वीक में भी कर सकते हैं, या चाहो तो इन 3 वीक्स में किसी एक दिन भी आप रिवीजन वो प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन एक दिन में आराम से कर सकते हो। मतलब कोई एक ऐसा दिन बना के रखें इस पूरे प्लान के अंदर जिस दिन आपको प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करना है। वो प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस अब लास्ट वाले वीक में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना है। प्रीवियस पेपर का जरूर प्रैक्टिस करना है। हो सकता है 18 क्वेश्चन में से कोई 2 रिपीट हो जाए, 2 भी रिपीट हो गए तो बहुत बड़ी बात है, 20 नंबर पक्के। क्या समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से प्लानिंग बनानी है ना। और सारा बता दिया मैंने, पहले रिवीजन करना है 3 सप्ताह, 4th वीक में रिवीजन करना है, उसके पहले 30 वीक में सिलेबस करना है अच्छे से, 4th वीक में रिवीजन करना है। और जो भी आपके पास दिन है उस दिन को 2 भागों में बांटे। दिन का मतलब आपके पास कितने भी घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं,
दो भाग में बांट लें उसको। सपोज करते हैं एक स्टूडेंट के पास 8 घंटे हैं, तो 4 भाग, 4 + 4 2 भाग में बांट लेगा, और पहले 4 घंटे को फिर से यानी कि फिर से उस 4 घंटे को 2 भाग में बांट लेगा। 1 + 3 मतलब डिवाइड एंड रूल का रूल है। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस करना है। एक दिन में सारी चीजें नहीं होंगी, टुकड़ों में छोटे छोटा करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ। मैं आपको कह रहा हूं इस रिवीजन प्लान को, इस 30 दिन के प्लान को आपने 2 दिन भी फॉलो किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और तीसरे दिन आप कहोगे भाई जबरदस्त प्लान है, काम कर रहा है ये। मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पावर एनर्जी आनी चाहिए एक तरीके से। 2 दिन भी आपने इसको फॉलो किया, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ आप में एनर्जी फील होगी, आप मोटिवेट हो जाएंगे, यार क्या जबरदस्त चीज बताइए, बहुत जबरदस्त आने। और 15 से 20 दिन, 30 दिन बाद, 15 से 20 दिन, 20 दिन या 21 दिन बाद आपको एहसास होगा यार जबरदस्त प्लान है, तो काम कर रहा है। मेन कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए, और ये चीजें आप एक बार फॉलो कर लेंगे, फिर आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार ये नहीं पूछना पड़ेगा सर कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये नहीं सर मैं क्या प्लानिंग बताऊं, मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं। तो मैंने सभी स्टूडेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ प्लान बताया है। जिसके पास जितना समय है, जिसके पास जितना घंटा है, अच्छे से यूज करो दोस्त। करेक्ट। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है। बुक्स के बारे में बता दिया है, 30 दिन में कैसे पढ़ना है, क्या तरीके से पढ़ना है, 30 दिन का पूरा प्लान बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अब मैं समझता हूं आपके सवालों के, जो भी आप पूछ रहे थे पिछले 2 दिन से 3 दिन से, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको कुछ भी चीज पसंद आई, समझ आई, तो इस वीडियो के अंदर आप अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि पूरी प्लानिंग बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में समय लगता है, पूरा सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और जाने से पहले एक टिप्स देकर जा रहा हूं। किसी ने वीडियो कट कर दिया है तो देखो गलती कर रहे हो, फिर मैं जाने से पहले एक टिप्स देकर जा रहा हूं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, सावधान रहें, सावधान रहें। मैंने पिछली इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया था तब भी आपको सावधान किया था कि जल्दबाजी ना करें। 4 गुना कैंडिडेट्स नहीं मिले, फॉर्म भरे नहीं गए 4 गुना से ज़्यादा, तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। अब जाने से पहले सावधान करके जा रहा हूं। क्या सावधान? पिछली बार थ्योरम्स ना के बराबर आई थी, थ्योरम्स के प्रूफ यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत कम आए थे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। ये पिछली बार का पैटर्न था। क्या इस बार वैसा ही पैटर्न होगा? कोई गारंटी नहीं है। कुछ नया देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, क्योंकि फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल देंगे अरे यार इस बार तो सारा है ना थ्योरम्स आ गई, कुछ नहीं पता था हमें तो। लेकिन मैं सावधान करके जा रहा हूं, मैं सावधान करके जा रहा हूं। जिन लोगों ने पिछली बार तैयारी की थी, कहीं से भी तैयारी की थी, अगर हमसे तैयारी की थी तो हमने थ्योरम्स करवाई थी, सभी थ्योरम्स के प्रूफ करवाए थे मेरे दोस्त। आपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स संभाल के रखो। थ्योरम्स अगर इस बार एग्जाम में आ गई तो पूरा पासा पलट जाएगा, क्योंकि अब हमारा सबका ध्यान कहां है? प्रीवियस ईयर्स पेपर पैटर्न पर ध्यान है कि पिछली बार ऐसा पेपर आया था। तो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, और मोस्टली टीचर्स भी यही कहेंगे यार पिछली बार ऐसा था, यही पढ़ लो। बच्चे भी वही पढ़ेंगे। अगर कोई मेरे जैसा कहेगा कि थ्योरम भी पढ़ लो भाई आ सकती है, तो कहेगा यार बेवकूफ बना रहे हो यार, पिछली बार तो आई नहीं, टाइम वेस्ट करना है। दोनों चीजें अपने पास रखो। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, रोस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है पिछली बार के पेपर को देखकर? पिछली बार जैसा पेपर आए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से यही चीज़ फॉलो कर ली और थ्योरम्स आ गई, 4-5 थ्योरम्स भी आ गई 10-10 नंबर की, तो खेल बदल जाएगा दोस्त, खेल बदल जाएगा। तो ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने पहले थ्योरम्स पढ़ी थी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी थी, और इस बार भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो दोस्त उनको रिवीजन कर लेना, उनको एक बार देख जरूर लेना। क्योंकि अगर इस बार थ्योरम्स आ गई तो मुझे मत कहना कि सर आपने सावधान नहीं किया था। अगर आ गई है वो थ्योरम्स, तो जो स्कोर इस बार बनता है 130 का, 138 का, 140 का, 147 का, वो स्कोर शायद फिर से ना बन पाए। क्योंकि अगर थ्योरम्स अगर आ गई एग्जाम में, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग नंबर्स बनते हैं ना भाई, 140 प्लस आ गए, 145 प्लस आ गए, वो चीज़ें रह जाएंगी फिर। अगर आपने क्योंकि अगर आपके पूरे पेपर में 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपने सोचे नहीं थे वैसे आ गए, आपने पूरा तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिस कर ली, थ्योरम से एक करी भी नहीं, अगर वो आ गई तो फिर वो जो आपने सपना देख रहे हो 14-15 क्वेश्चंस करने का, वो रह जाएगा।
तो ये चीज़ भी अपने दिमाग के में रख कर चलें। अगर आपने थ्योरम्स पढ़ ली है या पढ़ी हुई है तो दोस्त उसको एक बार जरूर देख लेना, बाजी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। फिलहाल यही बातें मुझे आपको बतानी थी, जल्दी मुलाकात करेंगे। हाँ, अच्छे से अच्छा आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।